तैयार हो जाइए नवंबर सीरीज के सबसे अहम दिन के लिए। जी हां, आज है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी और बाजारों में रिकवरी के है संकेत। एसजीएक्स निफ्टी हाफ सेंचुरी मारता हुआ। चलिए देखते हैं आज कहां होगी शुरुआत और किस तरह की रहेगी रेंज, कहां होगी एक्सपायरी और इससे पहले 3:30 बजे तक क्या करना है आपको और कैसे करनी है अगली सीरीज की तैयारी। इन सब पर रहेगा फोकस। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे अनिल सिंघवी जी के साथ और जानेंगे कि इस बाजार में किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दिसंबर के महीने, दिसंबर सीरीज के लिए किस तरह से तैयारी करनी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर बताएं, आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? अमेरिका से कमजोरी रही। हालांकि भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त दीप अमेरिकी बाजार एकदम फ्लैट थे, लेकिन उसके विपरीत पौने 200 अंकों का नुकसान रहा भारतीय बाजार डाउ में। और नैस्डैक इसके विपरीत थोड़ी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। ये अमेरिका का ट्रेड था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स हल्की रिकवरी के संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। कैश सेगमेंट में जो अतिरिक्त मार्जिन मार्च में लगाया गया था उसे हटाया गया है। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आज से नवंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी है और आज से लक्ष्मी विलास बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग है बंद। तो ये हैं वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आज आप रखिए। बिल्कुल, तो कई सारे ट्रिगर्स है सर और साथ ही एक्सपायरी भी है। सबसे पहले तो ये जो नए नियम आए हैं या फिर जो नियमों में ढील दी गई है उसके बारे में जानना चाहूँगा। ये जो कैश मार्जिन्स के नए रूल्स नहीं लागू होंगे, ये कितना मायने रखेंगे? क्योंकि मार्च में कहा था कि एक फेज वाइज स्टेप में ये आने वाले हैं, अब ये नहीं रिकमेंड होने वाले हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि इससे मिड कैप स्मॉल कैप में फिर से बढ़िया एक्शन आ सकता है। क्या ये सही इंटरप्रिटेशन है? आपके क्या व्यू है सर इस पर? जी देखिए दीप, इसे इस तरह से समझिए हुआ क्या है। मार्च के महीने में जब बाजार तेजी से गिर रहे थे तो सेबी ने सारे जो कैश मार्केट के ट्रेड हैं उन पर एडिशनल मार्जिन लगाया। वो एडिशनल मार्जिन हर एक शेयर पर अलग था, किसी पर 15%, किसी पर 20%, और कुल मिलाकर जब ये मार्जिन लग रहा था तो ये मार्जिन बढ़कर लगभग कैश मार्केट के स्टॉक्स पर 40% तक पहुंच गया था। और कैश मार्केट के स्टॉक से मेरा मतलब ये कि न सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक बल्कि वो वायदा कारोबार के शेयर जो आप कैश में डिलीवरी खरीदने या बेचने के लिहाज से ट्रेड करते हैं उन पर भी, यानी कि कैश सेगमेंट में जो भी ट्रेड हो रहा है उन पर नए मार्जिन रूल और बढ़ते हुए मार्जिन रूल्स यहाँ पर लगेंगे। ये आपके लिए इस वक्त के जो मार्च के महीने के जो मार्जिन्स के बदलाव हैं वो आपके लिए आते हुए दिखे। पहली चीज़ तो मार्च के महीने में जो मार्जिन बढ़ा था इस मार्जिन को घटा दिया गया है। तो हुआ क्या है, जो एडिशनल मार्जिन आपको देना पड़ रहा था उस वक्त बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए, वो मार्जिन अब नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहली चीज़ ये हो गई। अब इस चीज को आप 1 सितंबर के नियमों के साथ मिक्स ना करें। 1 सितंबर को क्या हुआ? 1 सितंबर को सेबी ने ये कहा है कि जो भी मार्जिन के रूल हैं उस मार्जिन के रूल में आपने क्या अपने क्लाइंट से मार्जिन कलेक्ट किया है, नहीं किया है तो पेनल्टी लगेगी, और किया है और अगर ब्रोकर्स ने उसे सेबी को रिपोर्ट नहीं किया है तो उस पर भी पेनल्टी लगेगी। करेक्ट? तो दो तरह की बात है। एक तो ये कि क्या आपने क्लाइंट से मार्जिन लिया या नहीं लिया, और लिया तो ब्रोकर ने रिपोर्ट नहीं किया, नहीं लिया तो क्लाइंट पर पेनल्टी लगेगी, लिया है लेकिन रिपोर्ट नहीं किया तो ब्रोकर पर पेनल्टी लगेगी। उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, अरे ये रोज़ की रोज़ पेनल्टी और रोज़ का रोज़ मार्जिन रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा, कैसे होगा। और आपको याद हो ना हो तो फिर से दिला दूँ, फिर 15 दिनों का रिलैक्सेशन दिया था। रिलैक्सेशन किस बात का था कि आपको मार्जिन तो कलेक्ट करना है, रिपोर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, या 15 दिन में आप अपने नए सिस्टम से एडजस्ट हो जाओ। और 15 सितंबर के बाद से ये नियम लागू हो गया कि आपको डेली बेसिस पर मार्जिन कलेक्ट करके उससे रिपोर्ट करना है। याद रखिए, उस मार्जिन के नियम में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो मार्जिन कलेक्शन और मार्जिन रिपोर्टिंग का सिस्टम 1 सितंबर से और इफेक्टिवली 15 सितंबर से लागू हुआ वो जस का तस है। क्या बदला है? सिर्फ मार्च के महीने में बाजार की गिरावट और उतार चढ़ाव को देखते हुए जो एडिशनल मार्जिन कैश मार्केट में अगर आप डिलीवरी खरीदते हैं और बेचते हैं
जो लगाया है उस मार्जिन में रियायत दी उसे वापस ले लिया गया है। तो इफेक्टिवली आप ये कह सकते हैं जो 15-20% आपको एडिशनल ज़्यादा मार्जिन कैश मार्केट में ट्रेड करने के लिए देना पड़ रहा था वो आपका कम हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदला है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि रिलीफ मिली है कि अब आपको 15-20% मार्जिन कम देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, मार्जिन की रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है जो सितंबर से लागू हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हल्की रिलीफ है, एकदम भारी बदलाव हो गया और कि आपको अब क्लाइंट से मार्जिन नहीं भी लिया, रिपोर्ट नहीं भी किया तो चलेगा, वो वाली सिचुएशन जो पहले थी 1 सितंबर के पहले, वो सिचुएशन नहीं बदली। तो दोनों में बड़ा फर्क है, ध्यान में रखिए। इसका मतलब ये कि आपको अब भी ब्रोकर को मार्जिन देना है, ब्रोकर को अब भी एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले ज्यादा मार्जिन कलेक्ट करके रिपोर्ट करना था क्योंकि मार्च में एडिशनल मार्जिन लगा, अब उतना मार्जिन थोड़ा सा आपको कम देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पहले 40% मार्जिन दे रहे थे तो अब शायद आपको 30%, 25% ही देना पड़े या 20% ही देना पड़े। लेकिन अब भी जिस तरह से कैश मार्केट के स्टॉक्स भागे हैं, वॉल्यूम है, वॉलेटिलिटी है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट तो पूरी है। अब भी 25-25, 30-30% मार्जिन तब भी आपको देने पड़ेंगे। तो आप मार्जिन देने से मुक्त हो गए, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें। जी दीप। बिल्कुल, तो ये बड़ी क्लैरिफिकेशन आपने कर दी है सर कि क्या बदला है और क्या सिमिलर रहा है और आप मार्जिन देने से मुक्त नहीं हुए हैं, ये आपको क्लियरली समझना चाहिए। सर इसमें एक बात और है, दिसंबर से कुछ और नए रूल्स लागू हो रहे हैं पीक मार्जिन कलेक्शंस के, ये क्या है सर और इसका बाजार पर क्या इंपैक्ट हो सकता है? यहां पर तो कोई राहत नहीं मिली है ना? नहीं नहीं, यहाँ तो राहत नहीं, यहाँ तो अब कहर अब आने वाला है। राहत तो छोड़ दीजिए दीप, 1 दिसंबर से आप पर कहर आने वाला है। देखिए हुआ क्या, 1 दिसंबर से क्या बदल रहा है। 1 दिसंबर से एक नियम बन रहा है पीक मार्जिनिंग सिस्टम का, यानी कि आपका मार्केट में किसी भी वक्त कितना हाईएस्ट एक्सपोजर है। ठीक है, समझिए आपने लिमिट ले रखी है अपने ब्रोकर से 10 लाख रुपए की। ठीक है, 10 लाख रुपए की लिमिट ले रखी है, यानी कि आपका हाईएस्ट एक्सपोजर 10 लाख जा सकता है। अब किसी दिन आप 10 लाख ट्रेड करें इंट्राडे में, 8 लाख ट्रेड करें, 5 लाख ट्रेड करें, जो भी ट्रेड करें, समझिए आपने किसी दिन 10 लाख ट्रेड किया। ठीक है, अब इस 10 लाख रुपए पर समझिए 20% मार्जिन आया, यानी कि 2 लाख रुपए का मार्जिन है। अब 1 दिसंबर से क्या बदल रहा है बता दूं। अब तक नियम यह था, इंट्राडे में मार्जिन देने की जरूरत तो है क्लाइंट को, लेकिन ब्रोकर्स को यह सुविधा थी कि अगर वो चाहें तो क्लाइंट्स के बिहाफ में मार्जिन खुद भर के इंट्राडे ट्रेडिंग लिमिट दे सकते हैं, जो आमतौर पर सारे ब्रोकर करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन ब्रोकर भी करते हैं कि ठीक है ना, दिन में थोड़ा मार्जिन दे दो। किसी ने समझिए 1 लाख रुपए दिया मार्जिन, तो भी 10 लाख की लिमिट दे दो, सिस्टम सेट कर दो, मार्क टू मार्केट लॉस 50,000, 75,000 या 80,000 जो भी आए, तो ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ये सिस्टम होता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, वॉल्यूम बढ़े, ब्रोकरेज बढ़े, इसलिए ब्रोकर क्या करते थे कि अपना मार्जिन एक्सचेंज में भर देते थे इंट्राडे लिमिट के लिए और क्लाइंट्स को लिमिट दे देते थे। अब 1 दिसंबर से क्या होगा, 1 दिसंबर से जो नियम बदलेगा वो नियम ये है कि अगर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट इंट्राडे में जो आपने हाईएस्ट एक्सपोजर लिया, देखिए हाईएस्ट एक्सपोजर तो एक ही बार होता है, पीक तो एक ही बार बनता है। समझिए आपने दिन के दौरान हाईएस्ट एक्सपोजर 10 लाख रुपए लिया, उस 10 लाख रुपए पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई 2 लाख रुपए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस 2 लाख रुपए की मार्जिन रिक्वायरमेंट में 1 दिसंबर से जो नियम बन रहा है वो ये कि मिनिमम कम से कम 25% क्लाइंट का होना चाहिए, 75% ब्रोकर फंड कर सकता है। यानी कि 50,000 रुपए का मार्जिन तो आपको देना ही देना होगा। तो अब ब्रोकर क्या करेगा, आप जितना मार्जिन दोगे उसके हिसाब से वो 75% अपना गिन लेगा। समझिए आपने 50,000 मार्जिन दिया, ब्रोकर कहेगा 50,000 आपका मार्जिन हो गया, 75,000 मेरा हो गया। समझो 20% अगर उसका मार्जिन है, अलग अलग शेयर का, अलग अलग इंडेक्स का मार्जिन अलग होगा, लेकिन मैं एक आपको कैलकुलेशन के पर्पज से बता रहा हूँ कि समझिए आपने 50,000 दिए, बाकी 1.5 लाख रुपए ब्रोकर ने अपनी तरफ से लगा दिए, 2 लाख रुपए आपका मार्जिन हो गया और उस 2 लाख रुपए के सामने आपको लिमिट मिलेगी। तो अब 1 दिसंबर से इंट्राडे में आपकी ट्रेडिंग के हाथ बनेंगे, क्योंकि पीक मार्जिन है। ये जो हाईएस्ट एक्सपोजर लिया उसका 25%, समझिए आपने 50,000 दिए और आपने 10 लाख की लिमिट ली, लेकिन अगर आपने दिन के दौरान 5 ही लाख का एक्सपोजर लिया तो भी आपका तो मार्जिन उतना ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, आप मैक्सिमम वहां तक जा सकते हैं जो आपने 25% मार्जिन दिया उसके हिसाब से। तो अब
इंट्राडे में ब्रोकर्स आपको उतनी लिमिट नहीं दे पाएंगे और मेरी सारे जो ट्रेडर्स हैं उनसे दरख्वास्त है, प्लीज़ इन नियमों को अच्छे से समझ लें। ब्रोकर से, उनके फ्रेंचाइजी से, उनके ब्रांच ऑफिसर से झगड़ा न करें। ब्रोकर हमेशा ये चाहेगा उनके क्लाइंट ट्रेड करें रिस्क के साथ, मार्जिनिंग सिस्टम के साथ, लेकिन जब मार्जिनिंग सिस्टम नए होते हैं, बदलते हैं, तो उन्हें उन नियमों को पालन करना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एनएससी, बीएससी या सेबी को जाकर कहे नहीं नहीं ये हमारे क्लाइंट नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो आपको ये मानना और समझना पड़ेगा कि नए मार्जिनिंग सिस्टम में अब आपको डे ट्रेड में पोजिशंस कम लेने का ब्रोकर्स फोर्स करेंगे या लिमिट नहीं देंगे, और उसके लिए झगड़ा न करें। बेहतर ये आप ज़्यादा मार्जिन रखें और उसके हिसाब से आप आगे का अपना प्लान करें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये दो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी। तो 1 दिसंबर से जो बदलने जा रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब होगा ये और ये दोनों पे लागू होगा दीप, कैश मार्केट के स्टॉक्स पे भी और एफएनओ स्टॉक्स पे भी। अगर समझिए आप निफ्टी ट्रेड करते हैं, दिन के दौरान आपका हाईएस्ट ट्रेड निफ्टी का 10 लोट का होता है, ठीक है, तो आपको 10 लोट जितना का जो मार्जिन बनता है, उस मार्जिन का 25% तो ब्रोकर के पास रखना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ बता दूं, ये 25% शुरुआत है, ये 25% शुरुआत है। धीरे धीरे 1 दिसंबर के बाद, अभी तो ये लागू हो रहा है, उसके बाद धीमे धीमे ये ब्रोकर का हिस्सा घटता जाएगा, क्लाइंट का हिस्सा बढ़ता जाएगा। अभी तो सेबी ये कह रही कि जितना मार्जिन है उसका 25% क्लाइंट दे दे तब भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा ये कि ब्रोकर की जो मार्जिन फंडिंग और मार्जिन फाइनेंसिंग का तरीका है क्लाइंट्स को देने का, और उसके बेसिस पे जो वो इंट्राडे पोजीशन देते हैं, वो धीमे धीमे कम होने वाला है। इरादा सेबी का साफ है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वही मार्जिन भरे, बजाय ब्रोकर बनने के। इस थ्योरी पर सेबी चल रही ताकि आपकी रिस्क आपको पता हो, आपके पास पैसे हों तो आप ट्रेड करें। अब इसका असर डेफिनेटली इसमें होगा कि इंट्राडे में लिक्विडिटी कम होगी, शेयरों में वॉल्यूम थोड़े से कम होंगे, वो कैश में भी होंगे, फ्यूचर्स में भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, पीक मार्जिनिंग वाला सिस्टम अलग है, और जो मार्च के महीने में एडिशनल मार्जिन लगा था वो कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 सितंबर का जो रूल था कि आपको मार्जिन देना भी होगा, ब्रोकर को उसकी रिपोर्ट भी करनी होगी, और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो उस पर जो पेनल्टी लगने का सिलसिला है वो अभी भी जारी रहेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी हैं। जो मार्च में चेंजेस आए थे उनका क्या इम्पैक्ट है, सितंबर में जो है वहाँ पर चेंज नहीं होगा, और जो ये दिसंबर से नए रूल्स आ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सर, एक मार्केट के लिहाज से सवाल जो बनता है कि मार्च में जब ये मार्जिन्स के रूल पहली बार आए थे, बढ़ाकर जब आए थे, तो हमने देखा कि मार्केट उस समय बॉटम आउट हो गई, लगभग उसी डेट के आसपास मार्केट बॉटम आउट हो गई। अब जो ये नए रूल्स हैं और थोड़ी रिलैक्सेशंस आई हैं मार्च वाले रूल्स के, क्या अब ये माने कि मार्केट यहाँ पर पीक दिखा रही है? काश ऐसा होता। वैसे कोरिलेशन परफेक्ट है दीप। मैं सोच भी रहा था इस बात को कि जहाँ मतलब एकदम बॉटम था मार्केट, वहाँ पर मार्जिन बढ़ा, जहाँ टॉप है वहाँ पर मार्जिन घट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक तरफ आप देखें, जब मार्केट बॉटम पर था तो बहुत रिस्क थी और इसलिए लोग कम ट्रेड करें, कम एक्सपोजर ले पाए, मार्जिन बढ़ा दीजिए। अब मार्केट टॉप पर है तो इसका मतलब रिस्क नहीं है या बहुत कम है, आराम से इनको ट्रेड करने दीजिए। बट होता एक्चुअली उल्टा है। कायदे से लोगों को ट्रेड छोड़ दीजिए। कम से कम इन्वेस्ट करने का और खरीदने का मौका तब था जब मार्केट बॉटम पर था, और शायद बेचने का मौका, अब ये टॉप है या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ हम टॉप पे हैं ये तो हमें पता है कि अब तक के टॉप पे चल रहे हैं। और तब मार्जिनिंग सिस्टम अगर रिलैक्सेशन आते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है, लोगों को ज़्यादा मौका ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का मिलेगा उतने ही मार्जिन पर। तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब लेकिन हाँ, बात यही है दीप कि ये टेक्निकल और ऑपरेशनल रूल्स हैं, आप इनके बेसिस पर बाय या सेल का डिसीजन नहीं लेते और इनके बेसिस पर बाजार का डायरेक्शन नहीं निकालते, लेकिन कोरिलेशन पक्का निकाल सकते हैं। डायरेक्शन भले निकाले ना निकाले, कोरिलेशन तो 100% है कि जब मार्केट बॉटम पर होता है मार्जिन्स बढ़ते हैं। कोरिलेशन 100% है जब मार्केट टॉप पर जाता है मार्जिन रिलैक्स होते हैं। ये मार्च और अभी पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार हुआ है, आगे भी कई बार होगा। आप उसको अब उससे अगर मैं ये कह दूंगा हाँ ये परफेक्ट है तो लोगों को लगेगा आज ही टॉप बन गया, या उसी वक्त। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन ये आपको डायरेक्शन देता है, एक डायरेक्शन बाकी दूसरे डायरेक्शन के बीच में, कि हाँ ये मार्जिनिंग सिस्टम में जो रूल्स चेंज होते हैं जब रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, या लगती, कम से कम हमें लगती पर से। आज जो इन्वेस्टर है उन्हें तो उस समय रिस्क कम लगती थी, आज ज़्यादा लग रही है, लेकिन बात वही है कि उस समय
परसीव्ड रिस्क जो लोगों का लगता था कि भाई मार्केट तो बंद ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ ही हो जाएगा, वो मार्च का महीना था, तब मार्जिन बढ़ गए। और अब जब लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, 13,000 क्या 29,000 भी होंगे निफ्टी पे, तब मार्जिन घट रहे हैं। ये तो ये एक सिस्टम है, अब हमें इस सिस्टम के साथ चलना है, सिंपल। बिल्कुल अनिल जी, तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा और समझना क्या चाहिए। बट ये जो रूल्स की क्लैरिफिकेशन है ये बहुत अहम है जो अनिल जी ने आपको दी है। सर दूसरी बड़ी खबर, लक्ष्मी विलास बैंक, एक हफ्ते में सर हमने देखा कि पूरा का पूरा रेजोल्यूशन हो गया। कल से अब ये डीबीएस बैंक इंडिया रीनेम हो जाएगा, कस्टमर्स की लिमिट्स भी चली जाएंगी, तो कस्टमर्स के लिए तो बड़ी राहत आ गई है सर। पर जो शेयर होल्डर्स हैं, आज से ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई और कल जो ये हमने बिना मतलब के 5% का सर्किट देखा था ऊपर की तरफ, उनका क्या हुआ सर? उन शूरवीरों और बहादुरों का सम्मान करना चाहिए जो लाइन में लगकर शेयर खरीद रहे थे कल। और कल इसीलिए जब आपने दोपहर में पूछा भी ये स्कीम का अप्रूवल कैबिनेट से आया, तो मैंने कहा कि मेरी समझ के तो बाहर है। जो लोग खरीद रहे हो हमसे ज़्यादा समझदार है या उन्हें कुछ पता होगा, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन पॉइंट यही है दीप कि जब आरबीआई का सर्कुलर आपको साफ साफ कह रहा है कि जिस दिन मर्जर एप्लीकेबल हो जाएगा उस दिन से ये शेयर ट्रेड करना खत्म है। अब मुझे बताओ किसको ये नहीं पता था? ये उसमें साफ साफ लिखा है सर्कुलर में कि जैसे ही मर्जर अप्रूव होगा, क्या हुआ है वो बताता हूं। जो अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से लोग फंसे, अच्छा क्या हुआ है? किसी ने ये नहीं सोचा कि एलवीबी को आप मोरेटोरियम में डालेंगे और मोरेटोरियम में डालते ही आधा घंटे बाद आपका एक डीबीएस आ जाएगा जो उसको टेक ओवर कर रहा है, उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, एकदम शार्प और फास्ट, ताकि 25,000 रुपए की जो आपने लिमिट रखी है एक महीने के लिए, उसके बावजूद लोगों की लाइन न लगे। और लगी भी नहीं। एलवीबी के बाहर कहीं हमने रिपोर्टर भेज के लाइन शूट नहीं की, या ऐसा नहीं कि कोरोना काल है इस वजह से, बट लाइन लगी ही नहीं। तो आरबीआई ने वो काम बहुत सिस्टमेटिकली किया कि पहले बायर ढूंढ लिया, कौन चलाएगा एलवीबी बैंक, कैसे इसको मोरेटोरियम में डालना है, कैसे आपको बैंक को दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, इतना फास्ट काम हुआ है ट्रांसफर करने का कि मतलब ये तो इतिहास में मैंने पहली बार देखा कि आपको 15 दिन में 20 दिन में ही सारा काम खत्म होता हुआ नजर आए। कैबिनेट की अप्रूवल भी हो गई, मर्जर भी हो गया, नाम भी चेंज, और आज से नया बैंक, नया नाम। मतलब इतना फास्ट हो नहीं सकता। और तीसरी बात जो मैंने पहली बार देखी, एक आध बार शायद पहले कभी हुई होगी, मेरी नॉलेज में नहीं है, वो ये कि मर्जर हो और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी वैल्यू आरबीआई कहते कि जीरो, आपके लिए कुछ नहीं बचा। ये तीसरी चीज इंटरेस्टिंग हुई है जो लागू हो गए। अब इसके बाद हमारा एकदम क्लियर कट बोल्ड कॉल उस दिन था जब 22-24 रुपए जो पहला सर्किट जो भी लगा, नीचे का मुझे याद नहीं, 20 रुपए के ऊपर का था, तब हमने कहा आप जितना जल्दी बेच कर निकल पाए बेच दीजिए, क्योंकि आरबीआई ने साफ कहा है इक्विटी की वैल्यू है जीरो। अब लोगों को ये गलतफहमी है वो मैं दूर कर दूं। जिन लोगों ने कल खरीदा, ठीक है ना, और आपको याद है मैंने कल ये बात बोली भी थी कि जो लोग खरीद रहे हैं वो ये मान कर चले कि उनको सिर्फ मैक्स 7 रुपये 65 पैसे का नुकसान है, यानी कि पूरी की पूरी कैपिटल 7 रुपये 65 पैसे है। और एग्जैक्टली आज से इन शेयरों की वैल्यू जीरो हो गई है। अब कुछ है ना, ज़्यादा दिमाग वाले लोग ये सोच सकते हैं कि 7 रुपये 65 पैसे में हमने एलवीबी लिया है, अब वो डीबीएस इंडिया बन गया है तो हमारे पास डीबीएस के शेयर होल्डर शेयर्स हो जाएंगे, भले ये डीलिस्ट हो जाएंगे। और इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आपके एलवीबी के शेयर जीरो, इक्विटी खत्म, आपको कोई डीबीएस का शेयर नहीं मिल रहा। और इस गलतफहमी में ना रहें कि मैं डीबीएस का शेयर होल्डर बन गया हूं, एलवीबी के जितने मेरे पास शेयर हैं उतने मेरे पास अब डीबीएस के शेयर हो जाएंगे। जी नहीं, आरबीआई ने साफ साफ कहा है आपके शेयर ही खत्म है, इक्विटी ही खत्म कर दी। इक्विटी एक्सटिंग्विश करना बोलते हैं इंग्लिश में, जो लो पढ़ते हैं उन्हें पता है। तो इक्विटी आपकी खत्म हो गई है। अब आपके पास अगर डीमेट अकाउंट में है तो इनकी वैल्यू जीरो होकर आ जाएगी, शेयर निकल जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट से। फिजिकल है तो वो भेल बनाकर खाने में काम आएंगे और कुछ नहीं होगा। मुझे अफसोस है कहते हुए, लेकिन फिर भी लोग सुनते नहीं हैं। पता नहीं लोगों को क्यों मतलब पेनी स्टॉक्स में इस तरह से किस्मत आजमानी है। कल कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था कि लोग इसको 7 रुपये 65 पैसे में खरीदे। और कई लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अगर शेयर होल्डर्स कोर्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ होने वाला नहीं है। एलवीबी के शेयर होल्डर्स के साथ मेरी सहानुभूति है, हमने पहले भी ये मैटर रेज भी किया था कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आरबीआई अपने विजडम में डिसाइड कर रहा है कि वैल्यू जीरो है तो फिर जीरो है, उस पर आप बाद में बहस कर लें, बाद में लड़ लें। कम से कम पहले शेयर बेच कर तो निकलें। अच्छा, बेच कर ना भी निकले तो कम से कम प्लीज़ लाइन लगाकर खड़े तो ना हो, जैसे 5% ऊपर आज ले रहे हैं कल मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही सोचा है जिन लोगों ने कल सर्किट पर खरीदेगा कि कल मिलेगा ही नहीं, आज मिलेगा भी नहीं, डीलिस्ट हो चुका है, खत्म।
बिल्कुल, तो कहानी खत्म जहाँ तक शेयर होल्डर्स का सवाल है। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है, बट डेफिनेटली कस्टमर्स के लिए बड़ा रिलीफ। और कल से जो भी रेस्ट्रिक्शंस थी वो भी हट जाएंगी। डीबीएस बैंक इंडिया इसका नया नाम होगा। चलिए सर, आज के एक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के संकेतों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, और एक्सपायरी भी है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ग्लोबल संकेत क्या बता रहे हैं? यूएस बाजार सर आज बंद है, और इनकी थैंक्स गिविंग हॉलीडे होती है। हर साल एनुअली ये थैंक्स गिविंग हॉलीडे सेलिब्रेट करी जाती है थर्सडे के ही दिन। तो आज के संकेतों की बात करें, उस पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप किसको थैंक्स देना चाहेंगे इस थैंक्स गिविंग ट्रेडिशन की डे के दिन। वैसे तो लंबी लिस्ट है दीप, आपसे शुरुआत होकर काफ़ी लोग हैं जिन्हें दिया जा सकता है, लेकिन अगर स्पेशल थैंक्स इस बार का देना है तो मुझे लगता है कि ये थैंक्स आपको एफआईस को देना चाहिए, जिसकी वजह से हम 13,000 पहुंचे। तो खाली कल और खरीद लेते भाई अच्छे से, तो थैंक्स देने में और मज़ा आता था। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि जो बाजारों में तेजी बनी है, जो अनाप शनाप तेजी हुई, और जो आज हम 13,000 पर हैं, इसकी एकमात्र वजह, सबसे बड़ी वजह, एकमात्र तो नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी वजह एफआईएस का ये दमदार पैसा। आप सोचो दीप, एक सिर्फ अंदाजा लगाइए, जो 55,000 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की और उनके सामने घरेलू फंड दबाकर बेचे जा रहे हैं। जितना चाहिए उतना तो उनकी सप्लाई करने की ताकत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपनी औकात से ज़्यादा बेचा है जितना आमतौर पर बेचते हैं। फर्ज करें अगर घरेलू फंड नहीं बेचते, जस्ट एक इमेजिन करिए, तो निफ्टी आज 15,000 होता। मतलब घरेलू, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं बेचते, लेकिन जो 200, 250, 300, 500 करोड़ की लिमिट में वो बेचा करते थे, जिसे उन्होंने 3,000 करोड़ डेली पर कर दिया, 2,500, 3,000, 3,500 करोड़ घरेलू फंड जो दबाकर बेच रहे हैं। अगर उनकी सेलिंग 200, 300, 400, 500 करोड़ तक रहती तो आज आप 14,000, 15,000 निफ्टी देखते थे, कुछ ना कुछ इस लेवल पर देखते थे। तो अगर आज आप, मैं, हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स वाकई में थैंक्स गिविंग डे, अच्छा ये थैंक्स गिविंग डे का सिस्टम तो है ना, अमेरिका में तो एक ही दिन का होता है, हमारे यहाँ तो हर रोज ही होता है, हर मोमेंट, हर शो में होता है। हमारे तो एक एक्सपर्ट ने कोई कॉल दी, किसी ने उसको रिकमेंड किया, तो मैं तो तुरंत ही प्रभाव से थैंक्स गिविंग डे वहीं मना लेता हूँ और बोल देता हूँ भाई इनको धन्यवाद दो। तो अपने या तो हर मिनट का, हर घंटे का सिस्टम है, लेकिन चलो अमेरिका में साल में एक ही बार का सिस्टम है, एक ही दिन वो धन्यवाद देना पसंद करते हैं। तो ठीक है, हमारी तरफ से भी भाई अमेरिका के और दुनिया भर के सारी एफआईज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगे रहें, पैसा लगाते रहें, हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल अनिल जी, और अगर मैं प्रीएम्प्ट कर सकूं तो एक व्यूअर्स की तरफ से आपको भी थैंक्स सर, जो रोज़ सुबह आप मार्केट की बात हम सबको समझाते हैं और सेटअप देते हैं, और स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स का ख्याल रखते हैं मार्केट एक्शन को लेकर। चलिए सर, आज एक्सपायरी का डे है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। एक्सपायरी डे के लिए संकेत क्या बता रहे हैं? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं दीप, और एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड पर आए हैं। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत देखिए, कल हम कॉशियस बात कर रहे थे, कल कह रहे थे कि देखिए कॉशियस रहिए, 1.78 का पुट कॉल रेशियो है, और आज पुट कॉल रेशियो बहुत ही बढ़िया है, ये पॉजिटिव संकेत है। आज सबसे बड़ा बदलाव जो संकेतों में हुआ है वो वायदा कारोबार में कॉशियस से पॉजिटिव। सेंटीमेंट थोड़ा सा कॉशियस है कल के उतार चढ़ाव के बाद, और आज की एक्सपायरी को देखते हुए ट्रेंड पॉजिटिव है। 12,725, 12,825 ये दिन का 12,775 और 12,825 ये दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 12,775, 12,825 ये सपोर्ट जोन कर लीजिए, 50 पॉइंट की रेंज है। इसके नीचे 12,700, 12,750 आसानी से टूटेगा नहीं, ये भरोसा रखिए। 12,925, 12,975 ये दिन की ऊपरी रेंज है आज के लिए, और इसके पार निकल कर टिके, संभावना कम है कि हम 12,975 के पार निकलें। एक्सपायरी के दिन 13,000 मुश्किल है पार करना, लेकिन 13,050, 13,125 आगे आपके लिए ऊपरी रेंज होगी दिन के लिहाज से। बैंक निफ्टी 28,650, 28,900 ये दिन का सपोर्ट जोन है आज के लिए, और नीचे की तरफ आपको 28,450, 28,550 मजबूत सपोर्ट के तौर पर नजर आएगा अगर वहां पहुंचे तो। एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बड़ी रेंज देने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपरी स्तरों पर 29,500, 29,600 रुकावट की जगह है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। फिर भी एक्सपायरी के दिन और बैंक निफ्टी के साथ ही जिस तरह के बैंक निफ्टी के चाल है और जिस तरह के बड़े मूव है हजार पॉइंट के, उसको देखते हुए एक हाई रेंज और अपने पास में रखिए, और वो होगी 29,750 से 29,900 की। ये है आपके लिए सारी रेंज। अब दिन की स्मॉल रेंज दे दूं, 12,825, 12,925 ये दिन की छोटी रेंज है।
12,775, 12,975 दिन की मीडियम रेंज। ज़्यादा संभावना है कि आप इस रेंज से काम चला लेंगे और दिन की बड़ी रेंज 12,725, 13,050 की निकलकर इस वक्त आती है। बैंक निफ्टी 29,050, 29,500 दिन की छोटी रेंज, 28,850, 29,600 दिन की मीडियम रेंज और 28,650 से लेके 29,750 ये दिन की बड़ी रेंज आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ये दीप आपके लिए सारे जोन और रेंज आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आज के लिए रेंज। एक्सपायरी का दिन है सर, यहाँ पर एफआईएस की पोजीशन या पीसीआर का कितना मायना रहेगा, क्या संकेत ले यहाँ से? एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटी है 69% से 64%। देखिए आप देखिए ये डेटा और आपको कई बार परफेक्ट संकेत देते। देखिए पूरी सीरीज में 75% के पार निकले नहीं एफआईएस लॉन्ग पोजीशन पे, 72-73% पर आकर रुक जाता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए लॉन्ग पोजीशन पर एफआईएस की लिमिट ऊपर की तरफ क्या है। 40 से 45% की रेंज में आते ही एफआईएस अपनी पोजीशन बढ़ाना शुरू करता है, 70% के ऊपर आने के बाद घटाना शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज 75% पहुंचे आज ही घटा देंगे, लेकिन वो कभी भी मौका देखकर घटाते हैं और आपने ये देखा है। तो आज देखिए अब घटकर 75% वाली पोजीशन 2-4-5 ट्रेडिंग सेशन में घटकर 64% पर आ गई। तो एफआईएस ने अपनी थोड़ी सी पोजीशन कम की है। पुट कॉल रेशियो जिसकी वजह से 50 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में घटना, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए 1.27 का पुट कॉल रेशियो हो गया 1.78 से। 1.27 का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन ये ओवरसोल्ड के नज़दीक है। अगर ये कोई और दिन होता, एक्सपायरी का दिन नहीं होता, तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, इसे न्यूट्रल मानता। लेकिन एक्सपायरी के दिन का पुट कॉल रेशियो 1.27 ओवरसोल्ड के आसपास है। एक्सपायरी के दिन इतना कम नहीं होना चाहिए। और देखिए मैं बार बार आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मैं सही बोलता हूँ, चाहिए तो आप पोल करवा के देख लो दीप। तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो डरपोक होते हैं, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो ढीठ होते हैं। मंदी करने वाले ढीठ कैसे होते हैं? मंदी करके बैठेंगे, कभी तो नीचे आएगा, कभी तो नीचे आएगा, और काटेंगे नहीं। इस चक्कर में निफ्टी 500, 1000, 1500, 2000 पॉइंट बढ़ जाता है और वो देखते रहते हैं। और तेजी करने वाले इतने डरपोक होते हैं। पूरे सितंबर के महीने में मुश्किल से दो या तीन आपको नेगेटिव क्लोजिंग मिली। एक दिन की नेगेटिव क्लोजिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो भी जबकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर हो और तुरंत प्रभाव से ऐसे बेचते बेचो 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 जैसे टॉप बन गया और वापस नीचे जाने वाला है। तो कल 50 बेसिस पॉइंट जो पुट कॉल रेशियो घटा है, ये थैंक्स टू ऑल तेजी ट्रेडर्स। सुबह मंदी करने वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और दोपहर में तेजी करने वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और पुट कॉल रेशियो आपका एकदम कंफर्टेबल आ गया। विक्स 10% बढ़ा है, चिंता की बात है। विक्स में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बढ़त आ रही, यानी कि बाजार आगे और वोलेटाइल रह सकते हैं, इसकी आप तैयारी रखिए। जी दीप। बिल्कुल, तो आगे थोड़ा बाजार वॉलेटाइल रह सकते हैं, एक्सपायरी का दिन है। इंटरेस्टिंग संकेत हैं बाजारों के लिए। पोजीशंस का क्या करना चाहिए सर आज, जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हों? 12,800 एक छोटा स्टॉप लॉस रख लीजिए निफ्टी पर इंट्राडे के लिए, और 12,750 के नीचे बंद हो तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, आपकी एक्सपायरी के दिन की क्लोजिंग को बहुत ज़्यादा महत्व मत दीजिए ऊपर या नीचे की तरफ। बेहतर ये है कि आप आज की जाने दें, फिर भी जिनको स्टॉप लॉस रखना है उनके लिए ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूँ 29,000 का, क्लोजिंग बेसिस पर 28,850 का आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपकी मंदी की पोजीशन है तो 13,000 आपके लिए स्टॉप लॉस होगा अब, और इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, और 29,600 आपका स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। ओके, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल। नई पोजीशंस आज बनाएं सर, और कैसे बनाएं? नई पोजीशन आप निफ्टी में करें खरीदारी 12,750, 12,825 रेंज में, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12,700 का, और ऊपर के टारगेट जो बनेंगे वो 12,875, 12,925 और 12,975 के टारगेट होंगे, जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर आपको गैप मिल रहा है तो आप स्टॉप लॉस 12,800 का रखकर भी खरीदारी कर सकते हैं। नहीं तो आप इस रेंज का इंतजार करें, इस रेंज में खरीदें। जिन लोगों को निफ्टी बेचना है 12,975, 13,050 ये अच्छी रेंज है जहाँ पर बेचा जा सकता है निफ्टी, और 13,150 लाइफ टाइम हाई के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 12,925, 12,875 और 12,850 के टारगेट के लिए। आइए बैंक निफ्टी में यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको 28,700 के स्टॉप लॉस के साथ,
नहीं 28,700 28,900 की रेंज में आपको खरीदारी करनी है। रेंज भी बड़ी दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी बड़े दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो इसकी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी कल हुई है, आज एक्सपायरी का दिन है, इसलिए आपको रेंज भी बड़ी मिलेगी और आपको स्टॉप लॉस भी बड़े मिलेंगे। आप कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन यही है लेवल से माफ़ कीजिएगा, लेवल से यही है। 28,500 आपका स्टॉप लॉस होगा, 29,050, 29,125, 29,225, 29,400, 29,500, 29,600, फाइनली 29,750 तक के टारगेट निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी में, जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर उनको लगता है कि पॉजिटिव शुरुआत हो रही है बाजार की, तो 29,000 का स्टॉप लॉस रखकर भी एक चांस ले सकते हैं खरीदारी का। स्टॉप लॉस अपने स्ट्रिक्ट रखिएगा आज के दिन। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, 29,500, 29,750 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। 29,900 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए दीप, और नीचे की तरफ के जो टारगेट हैं वो 29,250, 29,150, 29,075, 28,900, 28,850, इन तमाम टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी। जी दीप। बिल्कुल सर, तो नई पोजीशंस के लिए ये कुछ अहम लेवल्स हैं और जैसे अनिल जी ने कहा, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना आज ज़रूरी रहेगा। आज आखिरी अपडेट इस सीरीज का वायदा कारोबार के बैन का। 5 स्टॉक्स हैं बैन में, 2 फ्रेश एंट्री हुई है, कैनरा बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग, एग्जिट हुई है फेडरल बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, नाल्को, सेल और टाटा मोटर्स, ये तीनों अभी भी बैन में बने हुए हैं। सर, एफआईज का डेटा फाइनली थोड़ा उनकी खरीदारी की पेस थमी है, हालांकि फिर भी 25 करोड़ कैश में खरीदारी है, तो एटलीस्ट डेटा के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि रेगुलर खरीदारी चल रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी करिए, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचें, क्या समझे सर? इंडेक्स तगड़ा बेचा है 1800 करोड़ का, बड़े दिनों बाद ये बिकवाली हुई है। कैश में हाथ रोककर उन्होंने 1247 करोड़ के फ्यूचर्स खरीदे, फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की है, तो ठीक है। डेटा इसलिए न्यूट्रल है, ख़राब नहीं है। यानी कि नेट 1250 करोड़ के स्टॉक्स खरीदना और 1800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचना कोई ख़राब डेटा नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है। घरेलू फंड की बिकवाली थोड़ी सी कम हुई क्योंकि लेने के लिए एफआईज तैयार नहीं थे, तो 1840 करोड़ की उनकी बिकवाली का आंकड़ा है। थोड़ा सा उन्होंने भी हाथ रोका है बेचने से, वो ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो डेटा है वो थोड़ी सी कम, बड़े दिनों बाद एक दिन घटे हैं, तो उसमें बहुत चिंता करने की बात नहीं। और कल भी आपको याद होगा, कल हम यही कह रहे थे कि 1.5 से 2 दिनों का मैक्सिमम करेक्शन होता है, इतना बहुत चिंता मत कीजिए एक दिन की गिरावट से कि सब कुछ खत्म हो गया है और बाजार बहुत अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है। 2:30 बजे जो आपको लेवल्स दिए, वो 2:30 बजे वाले लेवल 3:30 बजे तक टूटे नहीं, और आज भी पॉजिटिव शुरुआत होने के संकेत है। तो सपोर्ट लेवल पर ध्यान रखना है। जब सपोर्ट पर आए वहां बेचने की सोचेंगे तो गलत है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आ गया, फिर बेचने की सोचेंगे तो गलत है। 300 पॉइंट निफ्टी आ जाए नीचे, फिर बेचने की सोचेंगे तो गलत है। तो लेवल से ट्रेड करेंगे तो बेहतर है। वायदा कारोबार के डेटा जल्दी से बता दूं, 12,800 और 13,000 ये रेंज दिख रही है वायदा कारोबार के लिहाज से। 12,800 के पुट पर 39 लाख शेयर है और 13,000 के पुट पर 44 लाख शेयर है, तो ये लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है जिस पर आपको नजर रखनी है। इस बीच में 12,900 आपके लिए निर्णायक लेवल है। तो अगर आज आप 50 पॉइंट बढ़ भी जाते हैं तो ये मत फील करिए कि आप बहुत मजबूत है। आप अपनी तेजी 12,900 के लेवल से गिनिएगा, क्योंकि 12,900 के पुट पर 22 लाख शेयर है, कॉल्स में 31 लाख शेयर है। तो 12,900 से आप ऊपर है, 12,900 के नीचे है तो थोड़ा सा कमज़ोर है, और रेंज आपकी 200 पॉइंट की 12,800 13,000 की आती है। बैंक निफ्टी 29,000 और 30,000 ये बड़ी रेंज निकल कर आ रही है। 29,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के पुट में 10 लाख शेयरों का, 30,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 15 लाख शेयरों का, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। और इस बीच में एक बड़ा लेवल 29,500 का है, जिसे पार करना भी थोड़ा आसान नहीं होगा। 9 लाख शेयर कॉल राइटर्स वहाँ पर भी है बैंक निफ्टी में। तो मिड सेगमेंट आपका 29,500 है और 29,000 30,000 बैंक निफ्टी की भी रेंज। जी दीप। बिल्कुल इंटरेस्टिंग डे है, एक्सपायरी की तरफ हमारी नज़र बनी रहेगी। ये है सारे लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। आइए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है आज नज़र, कुशल, वरुण और आशीष के साथ। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पर नजर रखनी होगी क्योंकि आज इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर इनकी बोर्ड बैठक होगी। इसके अलावा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है अपने आईपीओ का प्राइस बैंड का ऐलान कर सकता है, तो यहां पर भी फोकस रखिए। और टीसीएस के बाईबैक की आज एक्स डेट है, आपको याद होगा 3,000 प्रति शेयर का जो है इन्होंने बाईबैक प्राइस अनाउंस किया था और साइज जो थी वो 16,000 करोड़ की थी। साथ साथ सीमेंस इंडिया, इनके भी नंबर्स जो है काफी बेहतरीन आते हुए नजर आए हैं। जो हमारा अनुमान था, आप देखिए कंपनी का जो मुनाफा है 327 करोड़ पर आता दिखा है, हमारा अनुमान 224 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स का एस्टिमेट जो था
वो करीब 8.8% का था, उसके मुकाबले 11% के मार्जिन कंपनी पोस्ट करने में सफल रही है। साथ ही कंपनी ने 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है और Q4 में ऑलमोस्ट 3200 करोड़ के ऑर्डर ये जीतते हुए नजर आए हैं। DHFL के Q2 जो नंबर्स आए हैं वो वीकर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। माफ कीजिएगा, इनके नंबर्स जो है थोड़े से बेहतर साइड पर है, क्योंकि इनका जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखा है। 6700 करोड़ का घाटा था पिछले साल और इस बारी सालाना आधार पर 2100 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की आय में भी 4.5% का इजाफा होता हुआ दिखा है। इंगरसोल रैंड का OFS अपडेट दिखा है। रिटेल कैटेगरी से शानदार रिस्पांस मिला है। ऑलमोस्ट 13.16 टाइम्स जो है इनकी रिटेल कैटेगरी में OFS सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। पेरेंट कंपनी करीब 4.5% हिस्सेदारी OFS के जरिए इसमें बेचने की योजना थी और प्राइसिंग जो था रिटेल कैटेगरी के लिए वो 12% डिस्काउंट पर था, 578.6 के प्राइस पर। केशोराम इंडस्ट्रीज 30 नवंबर को इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है पूंजी जुटाने पर, या तो NCD या फिर प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए, और साथ ही जो लेंडर्स हैं कंपनी के उन्होंने रेजोल्यूशन प्लान को भी अप्रूवल दे दिया है। तो बड़ी पॉजिटिव खबर जो है केशोराम इंडस्ट्रीज के लिए आती हुई नजर आ रही है। और अंत में लॉरस लैब्स, यहाँ पर रिच कोर लाइफ साइंस है, इसमें करीब 72.55% हिस्सेदारी ये खरीदेंगे 247 करोड़ में, और इसके जरिए बायोलॉजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी सेगमेंट में अब कंपनी की एंट्री होती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स वरुण से जानते हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पर नजर रखिए, क्योंकि फ्यूचर कंज्यूमर के जो CEO है रजनीकांत फडणवीस, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका इम्पैक्ट आपको पूरे फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। यूनियन बैंक 30 दिसंबर को शेयर धारकों के साथ इनकी बैठक है, जहां पे FPO राइट इशू या फिर QIP पे चर्चा होने वाली है। करीब 6000 करोड़ के आसपास के फंड ये जुटाने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज पूर्वांकरा, इस पे नजर रखिए, क्योंकि गोदरेज ग्रुप की सब्सिडरी गोदरेज फंड्स जो है वो बेंगलुरु में 1200 करोड़ की डील करने की योजना बना रही है और पूर्वांकरा के 1 मिलियन स्क्वायर फीट की कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ये अधिग्रहण कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। PNG जिलेट, यहाँ पे GST अथॉरिटी ने इन कंपनियों पे आरोप लगाया कि GST में जो कमी हुई है उसको इन्होंने कंज्यूमर्स पे पास ऑन नहीं किया है, और करीब 241 करोड़ के आसपास का फायदा जो है इन कंपनीज को हुआ है, जो इनको पास ऑन करना चाहिए था। कुछ बल्क डील्स हुई है। रिलायंस इंफ्रा, यहाँ पे एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने 45,48,000 शेयर्स बेचे हैं 22 रुपये के भाव पे, और ग्रीव्स कॉटन में प्रमोटर ने 19 से 24 नवंबर के बीच में 11,54,000 शेयर्स खरीदे हैं। तो ये 2 ब्लॉक डील्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। शुक्रिया वरुण। अब देखते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद सीमेंस पर 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले आप देखिए जेफरीज, इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 900 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1362 जो है कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि डेटर डेज में जो करीब 22 दिन की बढ़ोतरी देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव नजर आ रही है, और ये भी कह रहे हैं कि रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर आप देखिए तो ऑर्डर फ्लोज के अलावा 1 साल से अधिक की नहीं है। लेकिन देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट नजर आ रही है मैक्वायरी की, जहां पर इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1390 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि मार्जिन में बड़ी अपटिक देखने को मिला है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव हैं। इसके अलावा फोकस रहेगा ITC पर। CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 235 रुपये के लक्ष्य के लिए। 193 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि FMCG कारोबार में बढ़िया ग्रोथ से वैल्यू क्रिएशन के मौके देखने को मिलेंगे। सिटी की रिपोर्ट है इंडिको पर, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। अब न्यूट्रल से बदलकर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने 1300 बढ़ाकर 1400 कर दिया है। 1594 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर थोड़े से कंसर्न नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर जो सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे कंपनी के मार्केट शेयर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। जेफरीज की रिपोर्ट है इंडसइंड बैंक पर, जहां पर टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया गया है 800 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 1030 रुपये कर दिया है। 848 कल की क्लोजिंग है, लेकिन कमेंट्री थोड़ी सी सपोर्टिव नजर नहीं आ रही। ये कहने की आगे जाकर प्रोविजनिंग में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। बायोकॉन पर फोकस रखना होगा। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 415 के लक्ष्य के लिए। 419 जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने हाल ही में 2 नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, वहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है डॉक्टर रेड्डीज पर। नोमेरा की रिपोर्ट है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है। लक्ष्य दिया है 6066 रुपये का। 4803 रुपये कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन में अगर आप देखें तो अंतिम एनालिसिस में बढ़िया पॉजिटिव नतीजे देखने को मिले, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है।
बिल्कुल, तो पॉजिटिव व्यू है, बड़ा लक्ष्य आ रहा है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर। नज़र रखिए स्टॉक पर, और हमारे एक्सपर्ट्स ने लगातार आपको रिकमेंडेशन भी दी है। अनिल जी भी इस स्टॉक के बारे में कल बात कर रहे थे। पर चलिए शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स का। बिगुल पिक ऑफ द डे। किरण जी, गुड मॉर्निंग सर, आपसे करते हैं शुरुआत। बताएं पिक ऑफ द डे में क्या चुना है? दीप मॉर्निंग। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा तो नोटा रहेगा। आज थोड़े से मिक्स्ड एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां से हमें एक अच्छी खासी बिकवाली का दौर कल देखने को मिला, आज गैप अप से खुलते नजर आ रहे हैं। पीसीआर काफी सस्ता हो गया है, पर दूसरी बात है कि डॉलर इंडेक्स 92 के नीचे आ गया है। तो ये सारे मिक्स्ड रुझान होते हुए तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ओपनिंग का राह देखनी चाहिए, उसके बाद एक्शन में आना चाहिए। ओके, थोड़ी ओपनिंग की राह देखते हैं, फिर एक्शन में आएंगे किरण जी। पर बंसल जी आप बताएं सर, आपने पिक ऑफ द डे में क्या चुना है आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीपांशु, मेरा पिक ऑफ द डे है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में खरीदारी की राय है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस है 3540, 3540 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और 3590 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय है। ओके, तो डिफेंसिव पर फोकस, ब्रिटानिया पर करके चलिए खरीदारी, एक छोटे से टारगेट के लिए 3590 का। पालविया साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीपांशु जी देखिए, आज जो पिक ऑफ द डे रहेगी वो रहेगी आरबीएल बैंक। ये स्टॉक का सेटअप काफी स्टेबल लग रहा है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए। 226 के आसपास क्लोज हुआ है, तो ये स्टॉक को बाय करने की सलाह देंगे 222 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ड्यूरिंग द डे हमें लगता है 235 240। इंडिकेटिव टिक्स के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव साइड में ओपन होते हुए दिख रहा है। अगर मार्केट अपनी गेन को बरकरार रखेगा तो मुझे लगता है कि आरबीएल बैंक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और सेटअप ये दर्शाता है कि 235 240 तक भी इस स्टॉक में रैली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखना चाहिए। तो आरबीएल बैंक 222 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। 222 के स्टॉप लॉस के साथ आरबीएल बैंक पर करिए खरीदारी, और कल भी हम इस स्टॉक पर भरपूर एक्शन देख रहे थे। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीपांशु, आज मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा। मार्केट थोड़ा सा चॉपी है, हालांकि ऊपर ओपन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा चॉपीनेस बढ़ सकता है। ड्यूरिंग द डे एक्सपायरी है, तो मैं अवॉइड करूंगा। थोड़ा सा वेट करके ड्यूरिंग द डे एक्शन देख के व्यू लेंगे। तो चलिए, किरण जी और वागले साहब की तरफ से तो आज नोटा है। कुणाल जी आप क्या करना चाहेंगे? आपकी तरफ से भी नोटा है या फिर पिक ऑफ द डे में कोई स्टॉक चुना है? बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए दीपांशु, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है इमामी में हमने देखा कि दीपांशु कल एक ब्रेकआउट आया है 400 रुपए के ऊपर, और एक डिसाइसिव क्लोज 400 के ऊपर कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा। निचले लेवल्स पर एक बहुत ही शानदार पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है, तो इमामी पर मेरी खरीदारी की राय है। कल का जो डे लो था 405 रुपए, वहां एक स्टॉप लॉस रखा जाए तो मुझे लगता है कि करीबन 435 440 के टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो 435 के इंट्राडे टारगेट के लिए इमामी में खरीदारी की राय है। 405 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो इमामी पर रखिए नज़र, यहाँ पर आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं। दो एफएमसीजी स्टॉक्स हमारे आज पिक ऑफ द डे की लिस्ट में है, ब्रिटानिया और साथ ही इमामी। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, आपकी तो पिक्स होती है सर, बताइए कि कौन से स्टॉक्स पर नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, बाजार में कल बहुत कई ट्रेडिंग सेशंस के बाद हमने गिरावट का दिन देखा, बट आज तो शुरुआत अच्छी हो रही है। जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स में भी एक बढ़त दिखाई दे रही है और एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है बाजार पॉजिटिव ही रहने चाहिए। हालांकि चूंकि आज एक F&O मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा वोलेटाइल जरूर रह सकते हैं। मेरी आज भी 3 स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है। F&O स्पेस के 3 स्टॉक्स अभी रिकमेंड करना चाहूंगा। इंट्राडे पिक्स है। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा सीमेंस, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। नतीजे बेहद ही शानदार थे। हर फ्रंट पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया है। खास करके मार्जिन्स में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला, और कल ये स्टॉक चला हुआ भी नहीं है। कल थोड़ा 2% के करीब की गिरावट आई थी स्टॉक में। कल ये 1364 के करीब बंद हुआ। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें आज का
टारगेट रहेगा 1400 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 1350 रुपए का। इसके अलावा जो और 2 स्टॉक खरीदने की सलाह है, उसमें एक और स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा ONGC। मुझे लगता है जिस तरह से क्रूड में तेजी बनी हुई है, कल भी हमने देखा क्रूड फ्यूचर जो क्रूड के जो फ्यूचर्स है यूएस में, वहां पे अच्छी तेजी बनी है। मुझे लगता है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ONGC में देखने को मिलेगा। वैसे भी काफी पिटा हुआ स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है, 6-1% की डिविडेंड यील्ड है। मुझे लगता है ये जो करंट लेवल है 80-81 के यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा आज का इसमें लक्ष्य रहेगा 84 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 78 का। और तीसरा स्टॉक है NBFC कंपनी मन्नापुरम फाइनेंस। ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। कल के इतने भारी गिरावट वाले बाजार में भी इस स्टॉक में एक अच्छी चाल नजर आई। मुझे लगता है वो आज कंटिन्यू होनी चाहिए जब बाजार अच्छे रह रहे हैं। तो इस स्टॉक में भी, जो कि कल 167 के आसपास बंद हुआ है, खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें आज का टारगेट रहेगा 172 रुपीज का, स्टॉप लॉस 164। ओके, तो मन्नापुरम फाइनेंस, साथ ही ONGC और सीमेंस, जहां पर हम नतीजों पर रिएक्शन भी देखेंगे। ये हैं आपके लिए 3 स्टॉक्स सेठी साहब की तरफ से, जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है कई और स्टॉक्स पर। इनके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का एक्शन बनेगा। सेठी साहब, इंगरसोल रैंड पर कोई राय? क्योंकि भारी डिस्काउंट पर OFSI पर हमने देखा नॉन रिटेल रिटेल दोनों में ही बढ़िया इसको सब्सक्रिप्शन मिला और काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिला, बल्कि स्टॉक रिकवर भी हुआ अब कल की गिरावट के बाद। क्या देखें इंगरसोल रैंड में? अब OFS का जो हेडविंड चला गया है, आपका क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए इस स्टॉक को मैंने मेरी जो SPL मिड कैप सेगमेंट था मंडे को, उसमें इसको एक लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। उस समय ये खबरें नहीं थी कि इसका OFS आना है, बट उसके नेक्स्ट दिन OFS आ गया और OFS चूंकि फ्लोर प्राइस काफी डिस्काउंट पे था तो स्टॉक में गिरावट आई, बट उसके बाद 2 दिन में वापस से रिकवर होकर मेरे जो रिकमेंडेड लेवल्स थे 650 के आसपास, वहीं पे स्टॉक वापस आ गया। लॉन्ग टर्म पे तो इस स्टॉक पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ। एक MNC कंपनी है और बहुत ही शानदार कंपनी है। इस स्टॉक में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहने की सलाह है। बाकी ये जो OFS आया है, इसकी जो कट ऑफ प्राइस है वो आनी है, तो वो आती है और उसके ऊपर फिर रिटेल जो एप्लीकेंट्स है उनको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प, अच्छा मौका था रिटेल इन्वेस्टर्स को OFS में अप्लाई करने का, जो कि किया भी। 13-14 टाइम रिटेल सेगमेंट में ये सब्सक्राइब हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल, जिनको अलॉटमेंट्स मिलते हैं उनको मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में हम 900 रुपए तक के लेवल्स देख सकेंगे। और ये जो OFS के जरिए प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची, उसका भी मुझे लगता है कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज प्रायर टू जो इनका एक डीलिस्टिंग का ऑफर था कुछ महीनों पहले, जो 642 के प्राइस पे था, और उस समय इनको 5-5.5% स्टॉक जो मिला था इनको बाजार से। हालांकि वो डीलिस्टिंग अनसक्सेसफुल हुई थी, बट चूंकि पहले से ही प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 74-75% थी, तो वो जो एक्स्ट्रा आ गया इनके पास स्टॉक, वो इनको ऑफलोड करना था। उसी लिहाज से मुझे लगता है ये जो OFS आया था वो आया था टू कंप्लाई विद लीगल और एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स या सेबी की रिक्वायरमेंट्स। मुझे लगता है नथिंग टू वरी, इस स्टॉक में बिल्कुल मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहने की सलाह है। या फिर अगर इन लेवल्स पे किसी को खरीदना है तो भी आई वुड हाईली रिकमेंड कि इट शुड बी बॉट एट द करंट लेवल्स। ओके, तो इन लेवल्स पर भी खरीदना है तो रिकमेंडेड है, खरीद सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है जहां तक कंपनी के बिजनेस का सवाल है। लॉरस लैब्स, यहां पर एक कुणाल जी से राय चाहूंगा। कुणाल जी, थोड़ा करेक्शन हुआ था स्टॉक में, काफ़ी अग्रेसिवली ये ऊपर भी गया था। खबर आई है इन्होंने एक एक्विजिशन करी है, 72.5% स्टेक खरीदा है रिचोरे लाइफ साइंसेज में, और ये बायोलॉजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है। 247 करोड़ में ये एक्विजिशन हुआ है। अब बताएं सर, चार्ट्स क्या बता रही है लॉरस लैब्स की? देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ी तेजी के बाद यहाँ पर कुछ सुस्ती देखने को मिल रही है दीपांशु कुछ हफ्तों से, और मुझे लगता है कि ये सुस्ती कुछ और समय तक चलेगी। लॉरस लैब्स के लिए जो अहम स्तर है वो सबसे पहले तो 302 रुपए का एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है। 285-290 की बंदी हुई थी, तो 302 रुपए जब तक पार नहीं होंगे तब तक मेरी राय में फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, मेरी बने रहने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 270 का, 302 पार होने के बाद नई खरीदारी कर सकते हैं। ओके, 302 के लेवल्स पार करने का इंतजार करें, तभी नई खरीदारी आपको करनी है लॉरस लैब्स में। पालविया साहब, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर डालिए। बड़ी खबर आ रही है, 1200 करोड़ की डील इनकी एक सब्सिडरी कंपनी करने जा रही है पुरवंकरा के साथ। 10 लाख स्क्वायर फीट की कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन ये कर सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जबरदस्त एक्शन रहा है इस स्टॉक में। चार्ट्स क्या बता रही हैं सर?
के हिसाब से देखो तो स्टॉक बिल्कुल अच्छे सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 1050 के आसपास सपोर्ट है। तो कल का जो क्लोज है करीब 1082-83 के आसपास क्लोज है। तो मेरे हिसाब से सेटअप के हिसाब से तो एक जो करेक्शन ड्यू था वो ऑलरेडी इसमें एक हो चुका है। तो इस सेटअप के हिसाब से तो बाय ही करना चाहिए स्टॉक को। 1050 स्टॉप लॉस रहेगा बाय करने का। अगर ये लेवल को होल्ड कर लेता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो स्टॉक में वापस जो मोमेंटम था वापस बनता हुआ दिखेगा हायर साइड पे। मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक 1140 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल या रेजिस्टेंस जोन जैसा काम करेगा इस अप मूव का। तो करंट लेवल पे 1050 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 1140 के टारगेट के लिए। ओके, तो 1140 के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर रखिए नजर। बढ़िया मोमेंटम में रहा है ये स्टॉक। कल ऑफ कोर्स थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर भी आई थी। सेठी साहब, केशोराम इंडस्ट्रीज पर कोई व्यू? एनसीडीज या प्रेफरेंस शेयर के जरिए फंड्स जुटाना चाहते हैं, बट जो इनका रेगुलेशन प्लान था उसको मंजूरी मिल गई है लेंडर्स की तरफ से। तो दो खबरें आती हुई केशोराम इंडस्ट्रीज के लिए, कल 5% ऊपर भी था। आप ट्रैक करते हैं सर इसे? देखिए दीपांशु, बहुत क्लोजली तो ट्रैक नहीं करता हूं, बट जो खबरें आपने बताई वो डेफिनेटली पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और स्टॉक में कल भी एक अच्छी तेजी बनी, बट आज चूंकि बाजार भी एक तेजी के माहौल में है और फिर थोड़ा बहुत मुझे लगता है ये जो मार्जिनिंग रिक्वायरमेंट्स में जो एक रिलीफ दी है सेबी ने कल, तो उसका भी थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है कैश मार्केट में जो ट्रेड होते हैं मुझे लगता है उनमें देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल शुड बी अ गुड डे फॉर केशोराम इंडस्ट्रीज और आज भी तेजी दिखनी चाहिए। चलिए, तो केशोराम अच्छी खबर है और तेजी का माहौल बरकरार रहना चाहिए स्टॉक में। नजर रखिए उस पर। किरण जी, एक बैंक स्टॉक आपके लिए कैश मार्केट से, यूनियन बैंक। इसमें हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ा एक्शन बन रहा है। कल भी वीक मार्केट में 3-3.5% की तेजी इसमें रही। फंड रेजिंग के लिए बोर्ड बैठक के अप्रूवल का इंतजार है इनको, और हम मूवमेंट भी देख रहे हैं स्टॉक में। 6,800 करोड़ के ये फंड रेज करने वाले हैं। चर्चा तो हो गई है, अब किस तरह से फंड्स रेज करेंगे यही सवाल बनता है। आप बताएं सर, चार्ट क्या बता रही है 27 के लेवल्स पर यूनियन बैंक? देखिए, पिछले लगभग हम 1.5-2 महीने से एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है। इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया। रेंज का ब्रेकआउट का लेवल था लगभग 2550 का, और अभी 2670 के आसपास के क्लोजिंग है कल की। मेरा मानना है कि जब तक ये 2550 के ऊपर है तब तक बुलिश पोजीशंस रखने चाहिए। 25 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली मुझे लगता है 29 से लेके 30 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके, तो 30 रुपए के आसपास एक रिव्यू ले लीजिए, बट नजर रखिए यूनियन बैंक पर। नजर रखते हैं बाजारों पर। कई सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक आ रहे हैं, सुस्ती की शुरुआत के बाद अच्छे हो गए हैं, और एक्सपायरी का दिन है, तो इसका मार्केट्स पर क्या प्रभाव रहेगा यही बड़ा सवाल है।